ममता ने एक सरसरी नज़र देवरानी के चेहरे पर डाली, फिर उत्सुकता से पूछा, रीता, कई दिनों से देवर जी नहीं दिख रहे हैं, क्या वह कहीं बाहर गए हुए हैं? रीता ने जवाब दिया, हाँ दीदी, शायद वह काम की तलाश में दिल्ली गए हैं। तुमने परिवार में किसी को बताया क्यों नहीं कि शिव गोविंद दिल्ली गया है? दीदी, वह मुझसे लड़ झगड़ कर गए हैं, जेवर जट्टा भी साथ ले गए हैं। गुस्से में मैंने किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन दीदी, मुझे अब उनकी चिंता सता रही है। ममता ने पूछा, तुम्हारी शिव गोविंद से फ़ोन पर बात हुई थी? रीता नज़रें चुराकर बोली, नहीं दीदी, उनसे फ़ोन पर बात तो नहीं हुई। ममता झुंझला कर बोली, तुम अपना फ़ोन मुझे दो, मैं अभी शिव गोविंद से बात करती हूँ। रीता ने जवाब दिया, दीदी, मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, जिससे वह बंद हो गया है। दोस्तों, सुनने में ये कहानी बहुत साधारण सी लग रही है, लेकिन जब इस कहानी का अंत में खुलासा होगा तो आपका दिल दहल जाएगा। इसलिए कहानी आगे शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी आगे शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आपके साथ की और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सनसनी कहानी है क्या। ममता पढ़ी लिखी सभ्य महिला थी। वह समझ गई कि रीता बात ना कराने के बहाने पर बहाने बना रही है। वह यह भी जान गई थी कि शिव गोविंद के गायब होने का रहस्य रीता के पेट में ही छुपा है, लेकिन वह बाहर नहीं लाना चाहती है। अब ममता के मन में अनेक आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। वह सोचने लगी, कहीं रीता ने देवर के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच डाला। ममता ने अपनी आशंकाओं से पति बाल गोविंद को अवगत कराया तो उनका कलेजा कांप उठा। बाल गोविंद ने भाई की खोज हर संभावित स्थान पर की, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फ़ोन भी उसका बंद था। उसके यार दोस्त भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। ममता व उसके पति बाल गोविंद की समझ में नहीं आ रहा था कि शिव गोविंद को ज़मीन निगल गई या आसमान निगल गया। आखिरकार जब शिव गोविंद का कुछ भी पता नहीं चला तो उसने 10 जून 2021 की सुबह 9 बजे गुमशुदगी दर्ज कराने अकबरपुर कोतवाली जा पहुँचे। थाना प्रभारी तुलसी राम पांडे उस समय थाने पर ही मौजूद थे। बाल गोविंद ने उन्हें अपना परिचय दिया। सर, मेरा नाम बाल गोविंद यादव है। मैं बलिहारा गांव में रहता हूं। मेरा छोटा भाई शिव गोविंद 6 जून से घर से लापता है। मैंने उसकी खोज हर जगह की है, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। आप गुमशुदगी दर्ज कर भाई की खोज में मदद जरूर करें। कोतवाल तुलसी राम पांडे ने बाल गोविंद की बात को गौर से सुना और फिर गुमशुदगी दर्ज कर ली। इसके बाद उन्होंने पूछा, तुम्हारे भाई शिव गोविंद की गांव में किसी से रंजिश या लेन देन का झगड़ा तो नहीं था? बाल गोविंद ने जवाब दिया, सर, शिव गोविंद बहुत ही सीधा साधा इंसान है। उसकी गांव में किसी से कोई रंजिश नहीं है और ना ही किसी से लेन देन का कोई झगड़ा है। थाना प्रभारी तुलसी राम पांडे ने पूछा, तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है? बाल गोविंद ने बताया, हाँ सर, रीता पर शक है। थाना प्रभारी बोले, ये रीता कौन है? तो बाल गोविंद ने बताया, सर, रीता शिव गोविंद की ही पत्नी है। वह रंगीन मिजाज औरत है। मुझे शक है कि भाई के लापता होने का रहस्य उसी के पेट में छिपा है। तुलसीराम पांडे समझ गए कि मामला अवैध संबंधों का है और ऐसे रिश्तों में कुछ भी घटित हो सकता है। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और सच्चाई जानने के लिए खास खबरियों को लगा दिया। दूसरे दिन ही एक खबरी ने उन्हें बताया कि रीता रंगीन मिजाज औरत है। उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है। गांव के दीपक उर्फ लल्ला का उसके घर आना जाना है। दोनों के बीच नाजायज़ रिश्ता है। इस रिश्ते का रीता का पति शिव गोविंद विरोध करता था। शिव गोविंद के लापता होने का रहस्य इन्हीं दोनों के साथ पता चल सकता है। यह पता चलते ही कोतवाल तुलसी राम पांडे ने आवश्यक पुलिस बल साथ लिया और बलिहारा गांव पहुंचकर रीता यादव को उसके घर से हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाया गया।
महिला पुलिस की मौजूदगी में रीता से पूछताछ शुरू की गई। थाना प्रभारी ने उससे पूछा, रीता सच सच बताओ, शिव गोविंद कहाँ हैं? रीता ने जवाब दिया, सर मुझे नहीं पता वह कहाँ हैं। वह मुझसे लड़ झगड़ कर साथ में जेवर लेकर घर से दिल्ली जाने के लिए निकले थे। देखो मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो, वरना सच्चाई उगलवाना मुझे आता है। रीता बोली, सर मैं सच कह रही हूँ। फिर झूठ लगता है, तुम सीधी तरह मुंह नहीं खोलोगी, थाना प्रभारी ने धमकाया। इसी के साथ उन्होंने एक महिला कांस्टेबल को इशारा किया। इशारा पाते ही महिला पुलिस ने रीता से सख्ती की तो उसे मुंह खोलने पर मजबूर होना पड़ा। रीता ने मुंह खोला तो थाना प्रभारी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। रीता ने बताया, सर शिव गोविंद अब इस दुनिया में नहीं है। दीपक उर्फ लल्ला और उसके दोस्त अमन व निखिल ने मेरे कहने पर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद ताबड़तोड़ छापा मारकर तुलसीराम पांडे ने 12 जून की सुबह दीपक उर्फ लल्ला तथा उसके साथी अमन को भी 12 जोर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोतवाली अकबरपुर लाया गया। वहाँ दोनों का सामना रीता से हुआ तो वो समझ गए कि हत्या का पर्दाफाश हो चुका है। अतः उन दोनों ने सहज ही जुर्म कबूल कर लिया। निखिल फरार हो गया था। थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने इस सनसनीखेज मामले की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे दी। फिर शिव गोविंद का शव बरामद करने बलिहारा गांव के पास नून नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने खुदाई के लिए जेसीबी भी मंगवा ली। इसके बाद अमन व दीपक की निशानदेही पर खुदाई की गई और गहरे गड्ढे से शिव गोविंद का सड़ा गला शव बरामद हो गया, जिससे तेज दुर्गंध आ रही थी। शिव गोविंद की लाश बरामद होने की सूचना बलिहारा गांव पहुंची तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बाल गोविंद, उसकी पत्नी ममता व परिवार के अन्य लोग घटना स्थल पर पहुंचे और शव देखकर रो पड़े। इसी बीच खबर पाकर एसपी केशव कुमार चौधरी, एसपी घनश्याम तथा डीएसपी अरुण कुमार सिंह घटना स्थल पर आ गए। उन्होंने शव का निरीक्षण किया तथा मृतक के घरवालों से पूछताछ की। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी अमन व दीपक से भी विस्तृत पूछताछ की। पूछताछ के बाद आरोपियों ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, साबर तथा फावड़ा भी बरामद करा दिया, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। पूछताछ के बाद अधिकारियों ने शिव गोविंद के शव को माती स्थित पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। चूँकि आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया था और आला कत्ल भी बरामद हो चुका था, अतः थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने मृतक के भाई बाल गोविंद की तरफ से धारा 302, 201, 120 बी तथा 34 के तहत रीता, दीपक उर्फ लल्ला, अमन तथा निखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और रीता, अमन व दीपक को न्याय सम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में एक ऐसी औरत की कहानी प्रकाश में आई जिसने खुद ही अपना सिंदूर मिटा दिया था। कानपुर देहात जनपद के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है बलिहारा। राम सिंह यादव अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता है। उसके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे थे, हरगोविंद, बाल गोविंद तथा शिव गोविंद। राम सिंह किसान था, खेती की आय से ही घर परिवार चलाता था। उसकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत नहीं थी, लेकिन बिरादरी में मान सम्मान बहुत था। भाइयों में हरगोविंद सबसे बड़ा था। उसका विवाह रीता से हुआ था। खूबसूरत रीता को पत्नी के रूप में पाकर हरगोविंद बहुत खुश था, लेकिन आर्थिक अभाव उसकी चाहत के बीच दीवार बने हुए थे। हरगोविंद पिता के साथ खेती में हाथ बटाता था। वह इतना नहीं कमा पाता था कि मौज मज़े से गुजर होती रहती। फिर भी हालात से उबरने की जद्दोजहद चलती रहती। समय के साथ जब हालात नहीं सुधरे तब रीता ने पति को कोई और काम करने की सलाह दी, लेकिन हरगोविंद तो अपनी खेती किसानी में ही खुश था। आखिर पति की खुशी को रीता ने भी स्वीकार कर लिया। वह पति की सीमित आमदनी में ही खुश रहने लगी, लेकिन यह खुशी शायद ज़्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। रीता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ यह कि एक दिन किसी काम से हरगोविंद अकबरपुर कस्बा गया। शाम को लौटते समय 12 जोड़ के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। गंभीर चोट लगने से
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी मौत की खबर घर पहुंची तो घर में कोहराम मच गया। रीता दहाड़े मारकर रोने लगी। घर वालों ने उसे किसी तरह संभाला। यह बात वर्ष 2012 की है। समय बीतते जब दुख के बादल छाटने लगे तो रीता को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर वह पहाड़ सी जिंदगी पुरुष के सहारे के बिना कैसे गुजारेगी। मायके में रहकर वह विधवा का जीवन नहीं बिताना चाहती थी। रीता की चिंता से घर वाले भी परेशान थे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रीता के देवर का नाम शिव गोविंद था। रीता और शिव गोविंद की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर था। रीता जब से ब्याह कर ससुराल आई थी, शिव गोविंद से उसकी खूब पटरी खाती थी। पति की मौत का जहाँ रीता को गम था, वहीं शिव गोविंद भी बड़े भाई की मौत पर दुखी था। अब शिव गोविंद ही रीता की देखभाल करता था और उसके गमों को बांटता था। 30 वर्षीय रीता विधवा जरूर हो गई थी, लेकिन खूबसूरत और जवान थी। शिव गोविंद भी 20 वर्षीय गबरू जवान था। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और दिल में चाहत जाग उठी। शिव गोविंद ने अपनी चाहत को एक दिन उजागर भी कर दिया। रीता भाभी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। रीता ने शंका प्रकट की। सोच लो देवर जी, मैं विधवा हूँ और विधवा से ब्याह रचाना तो दूर, उससे हंसना बोलना भी यह समाज गुनाह मानता है। शिव गोविंद ने अपनी मनसा जाहिर की। भाभी, मुझे समाज की नहीं तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर विधवा होने का कलंक मिटाना चाहता हूँ। रीता ने रजामंदी दे दी और बोली, तुम्हें मेरी चिंता है तो मैं साथ देने को तैयार हूँ। रीता राजी हो गई तो इस बाबत शिव गोविंद ने अपने मंझले भाई बाल गोविंद तथा भाभी ममता से बातचीत की। पहले तो दोनों चौंके, फिर आमने सामने बिठाकर रीता तथा शिव गोविंद से बात की। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को शादी करने की इजाज़त दे दी। गांव में भी चर्चा आम हो गई कि शिव अपनी विधवा भाभी से ब्याह रचा रहा है। घर वालों की रजामंदी हुई तो एक दिन शिव गोविंद व रीता मंदिर पहुँचे। वहाँ शिव गोविंद ने रीता की मांग में सिंदूर भरकर उसे विधवा से सुहागन बना दिया। इसके बाद रीता शिव गोविंद की पत्नी बनकर उसके साथ रहने लगी। शिव गोविंद का प्यार मिला तो रीता पहले पति की यादें भुला बैठी। हंसी खुशी से 4 साल बीत गए। इस बीच रीता एक बेटी राधा की माँ बन गई। राधा के जन्म से घर में खुशियाँ और बढ़ गईं। लगभग 5 साल तक रीता और शिव गोविंद का जीवन आनंद पूर्वक बीता। उसके बाद उनके बीच विवाद शुरू हो गया। विवाद की कोई बड़ी वजह नहीं थी। शिव गोविंद रनिया स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री में उसे अभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता था। रीता खर्चीली थी, कंजूसी उसका मिजाज नहीं था। ज़रूरत और शौक़ के आगे उसके लिए पैसों का महत्व नहीं था। यही कारण था कि वह शिव गोविंद से पैसे की मांग करती रहती थी। पत्नी की मांग सुनकर शिव गोविंद झुंझला उठता। रीता, मेरा वेतन ज़्यादा नहीं है, इसलिए तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल करो। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं है। रीता को झुंझलाकर जवाब देती, जितना कर सकती थी कर लिया, अब और कंट्रोल नहीं होता। पत्नी के खर्चे पति नहीं पूरा करेगा तो फिर क्या पड़ोसी करेंगे? रीता, मेरी कमाई उतनी नहीं है कि तुम्हारे महंगे शौक़ पूरे कर सकूं। पहले आमदनी बढ़ाते हैं, फिर मेरी मांग में सिंदूर भरते। रीता का जवाब पैना तथा द्व्यर्थी होता। हर रात तुम्हें मुझसे तो अपनी खुशी चाहिए, मेरे खर्च उठाने की तुम्हें परवाह नहीं है। तुम्हारा शौक़ मैं पूरा करती हूँ तो तुम्हें भी मेरे शौक़ पूरे करने होंगे। तुम्हें खर्च में कटौती भी करनी पड़ेगी और हालात से समझौता भी करना होगा। रीता ने झुंझलाकर जवाब दिया, हरगिज़ नहीं करूँगी। बस इसी मुद्दे पर विवाद बढ़ता गया। शिव गोविंद महसूस करने लगा कि उसने रीता की मांग सिंदूर से सजाकर जबरदस्त गलती की है। तो रीता महसूस करने लगी कि शिव से प्रेम विवाह करके उसने खुद अपना मुकद्दर फोड़ लिया है। दिल में गांठ पड़ जाने से वह कम नहीं होती, निरंतर बढ़ती जाती है। रीता व शिव भी एक दूसरे को अपने जीवन साथी की गलती मानकर धीरे धीरे एक दूसरे से दूरियां बढ़ाने लगे। शिव गोविंद सुबह काम पर चला जाता
देर रात को वह घर आता। काम में इतना थका होता कि अक्सर खाना खाते ही सो जाता। रीता की हसरतें प्यासी ही रह जाती थी। रीता अकेलापन महसूस करने लगी तो उसका मन बहकने लगा। मन बहका तो वह पति से विश्वासघात करने पर उतारू हो गई। वह भूल गई कि जिस इंसान ने उसे विधवा से सुहागन बनाया, मांग में सिंदूर भरकर समाज में सम्मान दिलाया, उसी के साथ वह विश्वासघात करने पर मंसूबा बनाकर बैठी हुई है। मांग का सिंदूर भी उसे बेमानी लगने लगा। रीता ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसकी नज़र दीपक उर्फ लल्ला पर टिक गई। दीपक उसके पति शिव गोविंद का दोस्त था और पड़ोस में ही रहता था। उसका आना जाना घर में लगा रहता था, खासकर उस रोज़ जब शिव गोविंद घर पर रहता था। दोनों में खूब गपशप होती तथा खाने पीने का दौर चलता। रीता के मन में पाप समाया तो उसने दीपक को खुली छूट दे दी। उन दोनों के बीच हंसी छिटोली भी होने लगी। रीता जहाँ गबरू जवान दीपक पर फिदा हो गई थी, वहीं दीपक उर्फ लल्ला भी मतवाली भाभी रीता का दीवाना बन गया था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़के तो नज़दीकियाँ खुद ब खुद बन गई। इसके बाद दीपक शिव गोविंद की गैर मौजूदगी में रीता से मिलने आने लगा। रीता को उसका आना और उसके साथ लच्छेदार बातें करना अच्छा लगता था। जल्दी वे एक दूसरे से खुल गए और हंसी मजाक होने लगा। एक रोज़ दोपहर में दीपक आया। दीपक ने उकसाया तो उस दिन दोनों के बीच हर दीवार टूटी और अवैध संबंधों ने जन्म ले लिया। उस दिन के बाद रीता और दीपक अक्सर देह सुख पाने लगे। दीपक ऐसे समय आता जब शिव गोविंद घर पर नहीं होता। धीरे धीरे गांव में रीता और दीपक के संबंधों की चर्चा होने लगी। रीता के पति शिव गोविंद यादव को जब रीता और दीपक के संबंधों के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने इस बारे में पत्नी व दोस्त से बात की तो दोनों ने साफ कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक रोज़ जब उसने अचानक दोनों को हंसी छिटोली करते देख लिया तो उसने रीता की पिटाई की तथा दीपक और लल्ला को भी फटकारा, पर उन दोनों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। दोनों पहले की ही तरह मौज मस्ती करते रहे। इसके बाद तो यह रवैया ही बन गया। जिस दिन शिव गोविंद को पता चलता कि दीपक और लल्ला उसके घर आया था, उस दिन वह रीता से मारपीट करता। शिव गोविंद का परिवार और गांव वाले इस बात को जान गए थे कि दोनों के बीच तनाव रीता और दीपक के नाजायज़ रिश्तों को लेकर है। पत्नी की बेवफाई से तंग आकर एक दिन शिव गोविंद अपनी भाभी ममता के सामने फूट फूट कर रोने लगा। भाभी, कल जिस औरत की मांग में सिंदूर सजाकर मैंने विधवा होने का कलंक मिटाया तथा समाज में सम्मान दिलाया, आज उस औरत ने समाज में मेरा सिर नीचा कर दिया। जी करता है कि या तो उस नागिन का फन को चल दूं या फिर खुद की जान ले लो। ममता ने शिव गोविंद को समझाया कि वह सब्र से काम ले। वह रीता को समझाएगी, उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। ममता व उसके पति बाल गोविंद ने रीता को समझाया, मान मर्यादा में रहने का पाठ पढ़ाया, लेकिन रीता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 5 जून 2021 की शाम शिव गोविंद का दोस्त सतीश उसके घर आया। चाय पानी के दौरान दोनों में गपशप होने लगी। सतीश ने रीता की तारीफ की तो शिव गोविंद ने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। सतीश के सामने उसने रीता की पोल खोल कर रख दी। उसने कुछ ऐसी भी बातें कर दी जो रीता के दिल को चुभ गईं। पति की बात दिल में चुभी तो रीता ने पति को मिटाने का निश्चय कर लिया। उसने प्रेमी दीपक उर्फ लल्ला को घर बुला लिया और घड़ियाली आंसू बहाते हुए बोली, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे मारता पीटता है, दूसरों के सामने जलील करता है और तुम दुम दबाकर भाग जाते हो। आखिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? घर का मामला है भाभी, मैं कर ही क्या सकता हूँ। दीपक ने मजबूरी जाहिर की। रीता बोली, विरोध तो कर सकते हो, मुझ पर उठने वाला उसका हाथ मरोड़ तो सकते हो। फिर भी ना माने तो क्या भाभी? दीपक ने आश्चर्य से पूछा। रीता गुस्से में बोली, उसका गला घोट दो, मार डालो उसे, ताकि मैं भी चैन से रह सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इसके बाद रीता और दीपक ने मिलकर शिव गोविंद की हत्या की योजना बनाई। इस योजना में दीपक ने अपने दोस्त अमन व निखिल को भी पैसों का लालच देकर शामिल कर लिया।
योजना के तहत दीपक उर्फ लल्ला ने 6 जून 2021 की शाम 5 बजे अमन व निखिल को साबड़ व फावड़े के साथ नून नदी किनारे खेत पर भेज दिया। फिर वह शिवगोविंद के घर पहुंचा। शिवगोविंद घर पर ही था। दीपक ने शिवगोविंद से कहा, शौचालय पाटने के लिए लकड़ी चाहिए तो मेरे साथ खेत पर चलो, यहाँ यूकेलिप्टस की लकड़ी दिलवा दूंगा, कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी। शिवगोविंद ने अंधेरा घेराने का बहाना बनाया, लेकिन रीता ने उसकी बात खारिज कर दी और ज़बरदस्ती दीपक के साथ भेज दिया। शिवगोविंद नून नदी के किनारे खेत पर पहुंचा तो वहां अमन और निखिल भी मौजूद थे। उन सब में आपस में बातें होने लगी। बातचीत के बीच में ही अमन और निखिल ने शिवगोविंद को दबोच लिया और दीपक ने साबड़ का प्रहार शिवगोविंद के सिर पर कर दिया। साबड़ के प्रहार से शिवगोविंद का सिर फट गया। इसके बाद अमन व निखिल ने फावड़े से प्रहार कर शिवगोविंद को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद अमन, निखिल व दीपक शव को उठाकर नदी के किनारे लाए। नून नदी सूखी थी। वहां तीनों ने मिलकर फावड़े से गहरा गड्ढा खोदा और शिवगोविंद की लाश गड्ढे में दफन कर दी। उन्होंने आला कत्ल फावड़ा व साबड़ झाड़ियों में छिपा दिए। फिर वापस अपने अपने घर आ गए। दीपक ने रीता को फ़ोन करके बता दिया कि उसके सुहाग को मिटा दिया गया है और शव को नून नदी में दफना दिया गया है। इधर जब कई दिनों से शिवगोविंद दिखाई नहीं दिया तो ममता ने रीता से सवाल जवाब किया। शक होने पर उसने सारी बातें अपने पति बालगोविंद को बताई। बालगोविंद ने जब थाना अकबरपुर में भाई की गुमशुदगी दर्ज कराई तो शक उसकी पत्नी रीता पर किया। शक होने पर थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे ने रीता को गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो शिवगोविंद की हत्या का पर्दाफाश हो गया और कातिल पकड़े गए। 13 जून 2021 को थाना अकबरपुर पुलिस ने आरोपी दीपक उर्फ लल्ला, अमन तथा रीता को कानपुर देहात की माती अदालत में पेश किया, जहां से उनको जिला जेल भेज दिया गया। कहानी लिखने तक निखिल फरार था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। तो दोस्तों, ये है बेवफाई और कत्ल की जीती जागता उदाहरण। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।